वेलकम टू टारगेट विथ इंडियन। नमस्कार। वीडियो के इस अंक में यानी इस जो अंक है यह पार्ट थर्ड है और टॉपिक इसमें जो हम ले रहे हैं वो है पुरस्कार दिवस इंडेक्स और स्पोर्ट्स, साथ ही साथ इसमें करंट अफेयर्स को अपडेट करते हुए यानी यूपी पीएससी पीटी एग्जाम 2022 में इस टॉपिक से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको 2023 के एग्जाम को दृष्टिकोण में रखते हुए यानी इसको अपडेट करते हुए इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं। तो यह टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। तो इसमें देखते हैं इस टॉपिक से संबंधित जो पहला प्रश्न है वो 77 शुरू होता है और ये वीडियो का पार्ट थर्ड है इस अंक का। तो इसमें 77 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से उत्तर चुनिए। इसमें सूची फर्स्ट है विधानसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और सूची सेकंड है राज्य। जैसा कि हम जानते हैं कि 2022 में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव कराए गए थे, जिनकी जो आचार संहिता 8 जनवरी 2022 को जारी की गई थी या लागू की गई थी। तो उसमें 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराए गए थे। ये 5 इसमें 4 राज्य दिए गए हैं, यानी इसमें गोवा में कराया गया, पंजाब में, मणिपुर में, उत्तराखंड में, साथ ही उत्तर प्रदेश में कराया गया। तो उस दौरान के लिए यह जो है करंट था, यानी 8 जनवरी 2022 को आचार संहिता लागू की गई और 7 चरणों में चुनाव कराया गया था इन 5 राज्यों में। और इसका चुनाव जो घोषणा की गई थी वो 10 मार्च 2022 को की गई थी। तो इसको यहाँ देखें तो यह विधानसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और राज्य यहाँ दिया गया। तो इसमें सभी सम्मिलित हैं, यानी इसमें सम्मिलित करने की आवश्यकता नहीं है, ये स्वयं सम्मिलित हैं। इसमें रमेश तावड़कर जो गोवा के विधानसभा अध्यक्ष हैं, कुलतार सांदेवान पंजाब के, टी सत्यव्रत मणिपुर के और रितु खंडारी जो उत्तराखंड के विधानसभा अध्यक्ष हैं। कुछ एडिशनल जानकारी को ऐड कर लें तो यहाँ पर जो है राज्य विधान इन दिए गए राज्यों में विधानसभा सीटों की संख्या के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले देखते हैं जो गोवा है, गोवा में जो है 40 सदस्य हैं विधानसभा के, यानी सदस्यों की संख्या इसमें 40 है। पंजाब में जो 117 है, मणिपुर में जो है वो 60 है और उत्तराखंड में 70 सदस्य हैं विधानसभा में। अब जो कि इसमें नहीं दिया है वो उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या जो है सर्वाधिक है, वो है 403 और उत्तर प्रदेश में 18वीं विधानसभा के लिए चुनाव कराया गया था और जिसमें सदस्यों की संख्या जो है 403 है, यानी पूरे भारत में सबसे ज्यादा जो विधानसभा सदस्य हैं वो उत्तर प्रदेश में 403 है। और जो गठन किया गया था विधानसभा, 18वीं विधानसभा का गठन किया गया था। अब इसको अपडेट करते हैं। अपडेट में यह है कि फरवरी में जो है पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में विधानसभा के चुनाव कराए गए। जो पूर्वोत्तर में जो हम जानते हैं कि 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, यानी 7 राज्य हैं, उसमें जो है 3 राज्यों में विधानसभा के चुनाव कराए गए। वे राज्य क्रम से देखें तो त्रिपुरा है, नागालैंड है और मेघालय है। तो साथ में हम यहाँ पर मणिपुर को भी जोड़कर इसको अपडेट करते हुए चलेंगे, यानी 4 राज्यों को लेकर चलेंगे, क्योंकि ये थोड़ा साल भर पूर्व की घटना है। और इसमें जो लेटेस्ट जो फरवरी 2023 में चुनाव कराया गया, जिसका मार्च जो है इन 3 राज्यों का 2 मार्च 2022 को किया गया। तो इन राज्यों के हम देखेंगे नवनिर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष और जो वर्तमान मुख्यमंत्री और गवर्नर को भी साथ साथ में देखेंगे। तो मणिपुर की यही चर्चा कर लेते हैं। तो मणिपुर में देख रहे हैं कि यहाँ पर जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो टी सत्यव्रत हैं और मणिपुर में विधानसभा सदस्यों की संख्या जो 60 है और जो है यानी मुख्यमंत्री जो मणिपुर के हैं वह नोंगथोम्ब बिरेन सिंह हैं और राज्यपाल जो थे उस दौरान एल गणेशन थे। लेकिन वर्तमान में जो मणिपुर के राज्यपाल हैं वे हैं फागू चौहान। मणिपुर के जो वर्तमान में 17वीं गवर्नर हैं वे अनसुईया उइके हैं, यानी जो वर्तमान में मणिपुर के 17वें गवर्नर बनाए गए हैं वे अनसुईया उइके को बनाया गया है। और फागू चौहान जो है वे मेघालय के वर्तमान में गवर्नर या राज्यपाल हैं। इसमें सबसे पहले देखते हैं त्रिपुरा के बारे में, यानी त्रिपुरा वही राज्य है जिसको 3 तरफ से जो है बांग्लादेश घेरा हुआ है और जिसकी राजधानी अगरतला है। उसी त्रिपुरा के बारे में देखें। त्रिपुरा विधानसभा के निवर्तमान उपाध्यक्ष विश्वबंधु सेन शुक्रवार को 60 सदस्यीय सदन में 18 मतों के अंतर से नवगठित विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। यानी इंपॉर्टेंट यह है कि यह निवर्तमान उपाध्यक्ष थे विश्वबंधु सेन और यह जो है विधानसभा अध्यक्ष, यानी जो नवगठित विधानसभा अभी लेटेस्ट में यानी 2 मार्च 2023 को गठन जिसका किया गया परिणाम के बाद, तो इसमें जो है विश्वसेन जो है नवगठित विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। और जैसा कि हम देख रहे हैं त्रिपुरा में 18 सदस्यीय सदन है, विधानसभा सदस्यों की संख्या जो है 60 सदस्यीय सदन है, यानी विधानसभा सदस्यों की संख्या 60 है। तो अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में 46 सदस्यों ने अपना मत दिया। कांग्रेस विधायक गोपाल चंद्र राय विपक्षी कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा और टिपरा मोथा के साझा उम्मीदवार थे। सेन के अध्यक्ष चुने जाने पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री, यानी इंपॉर्टेंट है कि त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री हैं वो मणिक शाह हैं, ने उनको बधाई और शुभकामनाएं दी। जैसा कि हम जानते हैं कि पूर्वोत्तर में 7 राज्य यानी 7 सिस्टर स्टेट हैं, जिसमें सबसे पहले हम चर्चा करें त्रिपुरा जिसकी राजधानी जो अगरतला है। दूसरा देखें तो इसमें जो मिजोरम है जिसकी राजधानी आइजोल है। तीसरा मणिपुर जिसकी राजधानी इम्फाल है। इसके बाद नागालैंड है जिसकी राजधानी कोहिमा है। इसके बाद जो है मेघालय जिसकी राजधानी शिलांग है। इसके बाद देखें तो असम है और इसकी राजधानी दिसपुर है। और आखिरी में अरुणाचल प्रदेश जिसकी राजधानी ईटानगर है। इन 7 राज्यों में 5 राज्य ऐसे हैं जहां विधानसभा सदस्यों की संख्या 60 है, यानी 5 राज्य इन 7 राज्यों में 7 सिस्टर स्टेट जो पूर्वोत्तर की उसमें 7 राज्यों में 5 राज्य ऐसे हैं जहां विधानसभा सदस्यों की संख्या 60 है। वे राज्य क्रम से देखें तो त्रिपुरा तो है ही, त्रिपुरा के बाद मेघालय है, मेघालय के बाद मणिपुर है, मणिपुर के बाद नागालैंड है और इसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, जिसमें यानी प्रत्येक में विधानसभा सदस्यों की संख्या 60 है। ये 2 राज्य जिसमें यानी इन 7 राज्यों में 2 राज्य जिनमें विधानसभा सदस्यों की संख्या डिफरेंट या अलग है। तो उसमें जो है पहला जो पूर्वोत्तर में या इन 7 राज्यों में सर्वाधिक विधानसभा सदस्यों की संख्या असम में है, तो उसमें 126 सदस्य हैं। इसके बाद दूसरा जो अलग है मिजोरम है, जिसमें देखें तो सबसे न्यूनतम सदस्य हैं, यानी 7 राज्यों में वे मिजोरम है जिसमें 40 सदस्य मात्र हैं। तो असम में सर्वाधिक हैं और जो मिजोरम है इसमें सबसे कम 40 हैं और शेष जो 5 हैं प्रत्येक में जो है 60 सदस्य हैं विधानसभा में।
और इस दौरान जो है त्रिपुरा विधानसभा के लिए जो प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे वो विनय भूषण दास को बनाया गया था। यानी विनय भूषण दास यानी प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था। प्रोटेम स्पीकर वही होते हैं जो कि नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाते हैं और इन्हीं की जो देखरेख में जो होता है यानी नए विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। त्रिपुरा के बारे में और डिटेल में देखें तो अभी हमने देखा कि यहाँ के जो नए मुख्यमंत्री या 11वें मुख्यमंत्री जो बनाए गए हैं ये मणिक शाह हैं, जो बीजेपी से दूसरे यानी बीजेपी कैंडिडेट के रूप में दूसरे जो है मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले जो मुख्यमंत्री बनाए गए थे वे विप्लव कुमार देव थे। इसके बाद जो है यह मणिक शाह बनाए गए हैं और वर्तमान में जो है त्रिपुरा के गवर्नर हैं वह सत्यदेव नरियन आर्या हैं और ये जो मणिक शाह हैं एक डेंटल सर्जन हैं। ये इंपॉर्टेंट उसमें देखें तो एक साल के अंदर जो है 4 राज्यों के सीएम बदले हैं बीजेपी ने, यानी एक साल के अंदर जो है 4 राज्यों के सीएम बदले हैं बीजेपी ने। तो इसमें देखें पहला तो यहीं पर है यानी ये त्रिपुरा ही है जहाँ पर इससे पूर्व के सीएम जो थे विप्लव कुमार देव थे, अभी हाल ही में जो इनके स्थान पर बनाया गया है लेटेस्ट एंड वर्तमान में जो सीएम त्रिपुरा के डॉक्टर मणिक शाह हैं। इसके बाद उत्तराखंड में देखें तो उत्तराखंड में जो है पुष्कर धामी को सीएम बनाया गया है और इससे पहले वहाँ पर जो थे तीरथ सिंह थे को हटाकर जो है वर्तमान यानी उत्तराखंड के वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं वो पुष्कर सिंह धामी हैं। इसके बाद कर्नाटक में देखें तो कर्नाटक में जो वर्तमान मुख्यमंत्री यहाँ पर चुनाव होने वाला 10 मई को, जिसका परिणाम 13 मई 2023 को जारी किया जाएगा। तो कर्नाटक में वर्तमान में जो बीजेपी से मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हैं और ये जो है बीएस येदियुरप्पा की जगह इनको रखा गया। इसके बाद गुजरात में देखें तो गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री जो भूपेंद्र पटेल हैं और इनको भूपेंद्र पटेल को जो है विजय रूपाणी की जगह लाया गया। इसके बाद देखते हैं मेघालय का। मेघालय डेमोक्रेटिक एलायंस यानी एमडीए की थॉमस ए संगमा मेघालय विधानसभा के 11वें अध्यक्ष चुने गए हैं। यानी इसमें इंपॉर्टेंट है कि थॉमस ए संगमा जो है यह मेघालय विधानसभा के 11वें अध्यक्ष चुने गए हैं। गुरुवार को संगमा का चुनाव निर्विरोध हुआ। यह भी इंपॉर्टेंट है कि निर्विरोध हुआ। मेघालय के तीनों विपक्षी दलों कांग्रेस, टीएमसी और वायस ऑफ द पीपुल्स पार्टी ने अपनी तरफ से कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा किया था। थॉमस 2008 से 2013 तक कांग्रेस की टिकट पर राज्यसभा से सांसद भी रह चुके हैं। इसमें और देखें तो मेघालय डेमोक्रेटिक एलायंस यानी एमडीए 2.0 सरकार का गठन हुआ। एनपीपी के मुखिया कोनराड संगमा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेघालय के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं कोनराड संगमा हैं। इस शपथ समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संगमा को इस सरकार ने 45 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। इसमें 26 नेशनल पीपुल्स पार्टी यानी एनपीपी, 11 यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी यूडीपी और 11 अन्य विधायक इसमें भाजपा, हिल स्टेट पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी एचएसपीडीपी और पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट पीडीएफ के दो विधायक हैं। 2 निर्दलीय विधायकों ने सरकार को समर्थन दिया है। इसमें देखिए तो यहाँ जो प्रोटेम स्पीकर थे मेघालय में यह है टिमोथी डी सीरा प्रोटेम स्पीकर थे और अभी हमने देखा कि इसमें जो यहाँ के अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष थे थॉमस ए संगमा थे और जो मुख्यमंत्री हैं कोनराड संगमा हैं। ये सभी वर्तमान में हैं। और मेघालय के वर्तमान में राज्यपाल या गवर्नर के बारे में देखें तो इस पर चर्चा हम पूर्व में कर चुके हैं कि जो मेघालय के वर्तमान में गवर्नर हैं वे फागू चौहान हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट रूप से चर्चा कर लें तो यहाँ पर जो मेघालय के बारे में हम देख रहे हैं MDA 2.0 है। मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस में 12 मंत्रियों ने शपथ ली और इसमें जो है कोनराड संगमा जो है लगातार दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बनाए गए और साथ ही इसमें इंपॉर्टेंट है कि इसमें 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए। पहले जो है प्रेस्टोन तिनसांग जो पहले भी उप मुख्यमंत्री थे। इसके बाद दूसरे जो बनाए गए इस बार नए हैं सनी याव भलांगधर को बनाया गया है। ये भी राज्य में उप मुख्यमंत्री हैं। और इसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें यानी 12 सदस्यों की जो मंत्रिमंडल है उसमें जो है यम अपरिन लिंगदोह को महिला मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। और जैसा कि हम जानते हैं कि 60 सदस्यीय विधानसभा वाले सीटों में या सदस्यों वाले में 12 से ज़्यादा मंत्री नहीं हो सकते। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 12 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है। अगले राज्य देखते हैं इसमें तो अगला राज्य लेते हैं नागालैंड है। तो नागालैंड के राज्यपाल है ला गणेशन है। इससे पहले ये ला गणेशन जो है यह मणिपुर के राज्यपाल थे। अब जो है यह नागालैंड के राज्यपाल बन गए हैं। ने 14वीं नागालैंड विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में माथुंग यंथन को नियुक्त किया। यानी जो प्रोटेम स्पीकर थे माथुंग यंथन थे। यहाँ पर देखें तो जो है यानी नागालैंड विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं तो इसमें जो बने हैं सेरिगेन लोंगकुमेर को सर्वसम्मति से नागालैंड विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। इसको और विस्तार से देखें तो नागालैंड में भी जैसा कि हम जानते हैं कि 60 सदस्यीय विधानसभा, इसमें से जो है एनडीपीपी और बीजेपी गठबंधन ने 37 सीटें जीती हैं, जिसमें से 25 सीट जो है एनडीपीपी ने जीती और 12 सीटें जो बीजेपी ने जीती हैं। तो इस गठबंधन सरकार के जो अंतर्गत हैं 5वीं बार जो सीएम बनाए गए हैं वह नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के लीडर नेफ्यू रियो को 5वीं बार जो है नागालैंड का सीएम बनाया गया है। और नेफ्यू रियो के बारे में ये भी जान लें कि ये जो है 2018 में निर्विरोध विधानसभा के लिए चुने गए थे। और इसमें देखें तो जो गवर्नर हैं यानी यहाँ पर हमने देख लिया विधानसभा अध्यक्ष के बारे में देख लिया कि विधानसभा अध्यक्ष कौन है। इसके बाद प्रोटेम स्पीकर को देख लिया और राज्यपाल को देख लिया। ये विधानसभा अध्यक्ष हैं, राज्यपाल को हमने देख लिया। इसके बाद जो है इसमें देखें तो यहाँ 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए। 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए यानी इसमें जो एक था कि जो है भाजपा से जो है 2 उप मुख्यमंत्री का जो पद है वो भाजपा के खाते में जाना था, तो 2 उप मुख्यमंत्री से बनाए गए। पहले उप मुख्यमंत्री जो थे तादी तुई राकाउ जिलियांगा और दूसरे हैं याम थुंगो पैंटन को जो है
मुख्यमंत्री बनाया गया। और साथ में जो है सभी पार्टियों ने सरकार को समर्थन कर दिया। इसमें जितनी भी पार्टियां थी नागालैंड में, सभी पार्टियों ने सरकार को समर्थन कर दिया। इस हिसाब से नागालैंड में विपक्ष नहीं है, यानी नागालैंड जो है विपक्ष विहीन जो है सरकार है नागालैंड में जो बनाया गया है, यहाँ पर विपक्ष नहीं है। अब इन राज्यों में हुए संबंधित चुनाव के बारे में देखते हैं। तो इसमें जो है पूर्वोत्तर के 3 राज्यों नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय में चुनाव के नतीजे लगभग साफ हो चुके हैं। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 32 सीटें जीतकर बहुमत का आंकड़ा पार किया। इसके बाद तिफरा मोथा पार्टी की 13 सीटों पर, इंडिजीनियस पीपल फ्रंट ऑफ त्रिपुरा को 1 सीट पर, कांग्रेस को 3 सीटों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी को 11 सीटों पर जीत मिली है। इसके बाद नागालैंड में देखें, नागालैंड विधानसभा चुनाव में नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी ने सबसे ज्यादा 25 सीटें जीती, इसको हम देख चुके हैं, भाजपा ने 12 सीटें जीती हैं। इसके बाद देखें तो जो है मेघालय विधानसभा चुनाव में नेशनल पीपल्स पार्टी ने सबसे ज्यादा 26 सीटों पर जीत दर्ज की है यहाँ पर। और इंपॉर्टेंट देखें तो यहाँ पर आपको बता दें कि मेघालय की 60 विधानसभा सीट और नागालैंड की 59 विधानसभा सीट, नागालैंड में भी 60 विधानसभा सीट है, लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति की मृत्यु के कारण यहाँ पर जो है 59 विधानसभा सीटों चुनाव कराए गए। और ये दोनों ही चुनाव 27 फरवरी को मतदान हुआ यहाँ पर, जबकि त्रिपुरा के 60 सीटों के लिए 16 फरवरी को मतदान हुआ, और जबकि रिजल्ट तीनों ही राज्यों का जो है 2 मार्च 2023 को जारी किया गया। इस टॉपिक से संबंधित अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखें तो इसमें जो प्रश्न संबंधित है 82 है, ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो है 16 सितंबर को। अब इसमें कुछ एडिशनल जानकारी को देखें, यानी ओजोन दिवस किसी तिथि को मनाया जाता है, तो हमने देखा ये 16 सितंबर को जो है ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो इसमें जो है समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन का निर्माण मुख्यतः पराबैंगनी विकिरण अल्ट्रावायलेट रेडिएशन द्वारा होता है। यानी जो ओजोन होता है इसका जो निर्माण कहाँ होता है, वह समताप मंडल में होता है। और ओजोन का सूत्र हम जानते हैं कि जो O3 है, ऑक्सीजन के 3 अणु मिलकर जो है ओजोन के 1 अणु का निर्माण करते हैं। और ओजोन के बारे में देखें तो जमीन की सतह के ऊपर अर्थात निचले वायुमंडल में यह एक खतरनाक दूषक है, यानी यदि यह जो है निचले वायुमंडल में यदि रहेगी तो यह खतरनाक प्रदूषण के रूप में होगी, जबकि ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत के रूप में यह सूर्य के पराबैंगनी विकिरण या अल्ट्रावायलेट विकिरण से पृथ्वी पर जीवन को बचाती है। ओजोन परत मुख्यतः स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल के निचले हिस्से में पृथ्वी से लगभग 10 से 50 किलोमीटर ऊंचाई पर अवस्थित रहती है, परंतु परत के रूप में इसका सर्वाधिक संकेंद्रण 20 से 35 किलोमीटर के मध्य पाया जाता है। इसका 10% ट्रोपोस्फीयर क्षोभ मंडल तथा 90% स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल में पाया जाता है। यह परत सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणों से पृथ्वी पर आने से रोकती है। और इसमें देखें तो समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा, यानी जिसको हम जानते हैं लाफिंग गैस होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा विनियमित किया जाता है। ओजोन परत की मोटाई मौसम के हिसाब से बदलती है। बसंत ऋतु में इसकी मोटाई सबसे ज्यादा होती है, यानी ओजोन परत की सबसे मोटाई देखें तो सबसे ज्यादा बसंत ऋतु में होती है, तथा वर्षा ऋतु में सबसे कम रहती है। ज्ञातव्य कि ओजोन परत को डाप्सन इकाई में मापा जाता है। एक डाप्सन यूनिट 0 डिग्री सेल्सियस तथा 1 एटमॉस्फेयर दाब पर शुद्ध ओजोन की 0.01 मिलीमीटर की मोटाई के बराबर होती है। यहाँ पर साथ ही में वायुमंडल की संरचना के बारे में चर्चा कर लें तो वायुमंडल की संरचना मुख्यतः 5 परतों से बनी होती है, जिसमें पहला जो है क्षोभ मंडल है, इसको ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। यह जो है वायुमंडल का सबसे निचला भाग होता है और यह ध्रुवों पर 8 किलोमीटर, विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर होता है। सभी वायुमंडलीय घटनाएं से बादल, आंधी एवं वर्षा इसी मंडल यानी क्षोभ मंडल में होता है। इसके बाद समताप मंडल है, स्ट्रेटोस्फीयर है। इसके समताप मंडल को हमने देखा 18 से 32 किलोमीटर ऊंचाई पर है। इसमें वायुयान उड़ान भरने की आदर्श दशा होती है। अब विशेष प्रकार के मेघ, मुलाब मेघ का भी निर्माण इसी में समताप मंडल में ही होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखें तो ओजोन मंडल होता है, ओजोनोस्फीयर होता है। यह डाप्सन इकाई में ओजोन की परत नापने, हमने इसको देखा, और धरातल पर 32 किलोमीटर 60 किलोमीटर में ओजोन मंडल पाया जाता है। इसके बाद जो आयन मंडल है, आयनोस्फीयर है, इसकी ऊंचाई 60 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक होती है। और इसमें जो होता है आयन मंडल में संचार उपरेसी मंडल में अवस्थित होते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट देखें तो यह बाह्य मंडल एक्सोस्फीयर होता है। इसमें हाइड्रोजन हीलियम की प्रधानता होती है। ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस और ऑरोरा बोरियालिस की घटनाएं इसी मंडल में होती है। इसमें ओजोन दिवस मनाने की हिस्ट्री के बारे में देखते हैं तो ओजोन दिवस के इतिहास की बात करें तो 19 दिसंबर 1964 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ओजोन परत के संरक्षण के लिए 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाने की घोषणा की थी। यही नहीं, संयुक्त राष्ट्र और 15 अन्य देशों ने ओजोन परत को खत्म करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इंपॉर्टेंट है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये ओजोन परत के संरक्षण संबंधित है, यानी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर 16 सितंबर 1987 को हस्ताक्षर की थी। इसके बाद पहली बार 16 सितंबर 1995 को विश्व ओजोन दिवस मनाया गया। उसके बाद से हर साल ये दिन मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट देखें तो ओजोन क्षरण के प्रति जागरूक करने के लिए एक थीम जारी की जाती है। विश्व ओजोन दिवस 2022 थीम है ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ, पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग थीम रखी गई है। इसमें और देखें तो सर्वप्रथम ब्रिटिश दल ने, ये भी पूछा है कि किस दल ने, तो ब्रिटिश दल ने वर्ष 1985 में टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से अटलांटिक के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था। यानी कौन सा दल लगाया था? ब्रिटिश दल लगाया था। कहाँ लगाया था? अटलांटिक के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था। कब लगाया था? 1985 में। और किसके जरिए लगाया था? तो टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा। ओजोन छिद्र के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC उत्तरदायी है। CFC क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन के मानव निर्मित यौगिक है। इसमें देखें तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन मानव निर्मित रसायनों का एक समूह जो रंगहीन, गंधहीन तथा सरलता से द्रव में परिवर्तित हो जाता है। यह ओजोन परत के ह्रास के उत्तरदायी प्रमुख गैस है। यह एक अत्यधिक अस्थायी यौगिक है जो वायुमंडल में 80 से 100 वर्षों तक बना रह सकता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन से बना मानव निर्मित गैसीय व द्रव्य पदार्थ जो कि रेफ्रिजरेटर तथा वातानुकूलित यंत्रों यानी AC में शीतकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी इसमें देखें तो ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी गैसें जो हैं उसमें ये भी पूछता है। तो ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी गैसों में देखें तो पहला CFC, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा नाइट्रस ऑक्साइड, चौथा ट्राइक्लोरो एथिलीन और उसके बाद नेक्स्ट है हाइलोन 1221, 1301 इत्यादि। और इसमें देखें तो ध्रुवीय समताप मंडलीय बादलों में उपस्थित नाइट्रिक अम्ल क्लोरोफ्लोरोकार्बनों से अक्रिया कर क्लोरीन का निर्माण करता है जो कि ओजोन परत के प्रकाश रासायनिक विनाश के लिए उत्तरदायी है।
चूंकि ध्रुवीय समतापी मंडलीय बादल ऐसा माध्यम जहां क्लोरीन यौगिक ओजोन परत का विनाश करने वाले क्लोरीन कणों में परिवर्तित हो जाते हैं, अतः ओजोन परत में छिद्र का निर्माण करने में इसकी उपस्थिति आवश्यक है। ज्ञातव्य कि ओजोन छिद्र का सर्वाधिक निर्माण अंटार्कटिका के ऊपर पाया गया है। और इसमें देखें तो टोरंटो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक जी.डब्ल्यू. केंट मूर के नेतृत्व में अनुसंधानकर्ताओं ने वर्ष 2005 में तिब्बत पठार के ऊपर ओजोन हाइलो का पता लगाया था। इसके बाद देखें ओजोन परत संरक्षण के उपाय में, तो इसमें है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे ओजोन का अवक्षय करने वाले पदार्थों के उत्पादन प्रयोग को चरणबद्ध रूप से समाप्त कर ओजोन परत को संरक्षित करने हेतु निर्मित किया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पृथ्वी की ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। इसके बाद दूसरा देखें तो यह एक वियना संधि यानी वियना संधि का एक प्रोटोकॉल, इसका उद्देश्य ओजोन परत का संरक्षण करने वाले पदार्थों में क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि को प्रयोग से हटाना है। यह प्रोटोकॉल 1 जनवरी 1989 से प्रभावी हुआ। यानी वियना संधि भी ओजोन परत से संबंधित है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी जो है वो ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। यहाँ प्रासंगिक प्रश्न को हम लेकर चले हैं कि वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनओ ने प्रतिवर्ष 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। ऐसा क्यों किया गया? तो इसमें देखें तो वर्ष 1987 में इसी दिन यानी 16 सितंबर को ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे, अतः 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। सितंबर के ही कुछ अन्य महत्वपूर्ण दिवस को देखें तो 1 सितंबर को गुट निरपेक्ष दिवस मनाया जाता है, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, 7 में संस्कृत दिवस मनाया जाता है, 18 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है, इसके बाद 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, 16 सितंबर को हमने देखा विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, इसके बाद 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट सितंबर के महत्वपूर्ण दिवस रहे। इस टॉपिक से अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखें तो इसमें है 111 नंबर प्रश्न बनता है, इनके में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी हेतु 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है? तो इसका आंसर ए है, यानी अंतरिक्ष अनुसंधान से संबंध नहीं है। जो इसमें शेष 3 है, गुणवत्तापरक शिक्षा शामिल है, लैंगिक समानता शामिल है और शून्य भूख भी शामिल है, लेकिन पहला जिसमें अंतरिक्ष अनुसंधान यह शामिल नहीं है। इस टॉपिक पर विस्तृत चर्चा जो है पूरे की वीडियो में हम कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर संबंधित प्रश्न को संक्षेप में देखते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र के एजेंडा 2030 में कुल 17 लक्ष्यों का निर्धारण किया गया था, जो इस प्रकार है। पहला है एसडीजी 1 है गरीबी के सभी रूपों की पूरे विश्व में समाप्ति। दूसरा है भूख समाप्ति, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना। तीसरा देखें तो सभी उम्र के लोगों में स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देना। नेक्स्ट समावेशी और न्याय संगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ सभी को सीखने का अवसर देना। इसके बाद लैंगिक समानता, यानी इस प्रकार से क्रम से देखते चलें तो यह 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और इसके बाद 6 सभी के लिए स्वच्छता और पानी के सतत प्रबंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना। इसके बाद 7वां सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना। और एसडीजी 8 है सभी के लिए निरंतर समावेशी और सतत आर्थिक विकासपूर्ण और उत्पादक रोजगार और लक्ष्य और सभी काम को बढ़ावा देना। 9वां है लचीली बुनियादी ढांचे समावेशी और सतत प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना। और 10वां है देशों के बीच और भीतर असमानता को कम करना। और 11वां है सुरक्षित, लचीला, टिकाऊ शहर और मानव बस्तियों का निर्माण करना। और 12 नंबर देखें तो अस्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना। और 12 है जलवायु परिवर्तन, उसके प्रभावों को निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना। 14 नंबर देखें एसडीजी 14 जो अस्थायी सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्र और समुद्री संसाधनों का संरक्षण करना। 15 है सतत उपयोग को बढ़ावा देने वाले स्थानीय पारिस्थितिकी प्रणालियों, सुरक्षित जंगलों और जैव विविधता को बढ़ते नुकसान को रोकने का प्रयास करना। और 16 है यानी एसडीजी 16 सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समिति को बढ़ावा देने के साथ ही सभी स्तरों पर उन्हें प्रभावी जवाबदेही बनाना ताकि सभी के लिए न्याय सुनिश्चित हो सके। और 17वां आखिरी है सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करने के लिए अतिरिक्त कार्यान्वयन के साधनों को मजबूत करना। यह एसडीजी 17 है। यानी इन 17 में हमने देखा कि कहीं भी अंतरिक्ष अनुसंधान संबंधित टॉपिक नहीं है, बल्कि इसमें जो है गुणवत्तापरक शिक्षा है, लैंगिक समानता और शून्य भूख भी शामिल है। यानी इसमें देखें तो जो शून्य भूख है वो एसडीजी 2 से है, यानी एसडीजी 2 में जो शून्य भूख दिया गया है यह है। और गुणवत्तापरक शिक्षा देखें तो यह एसडीजी 4 में दिया गया है। एसडीजी 4 में जो है गुणवत्तापरक शिक्षा का प्रावधान किया गया है। जो है लैंगिक समानता की बात जो कही गई है वो एसडीजी 5 में कहा गया है। तो इस प्रकार से जो विकल्प दिए गए हैं वो अंतरिक्ष अनुसंधान संबंधित नहीं है, लेकिन जो 3 विकल्प हैं उसको हमने देखा कि वो क्रमशः दूसरा, चौथा और 5वां से संबंधित है। 2022 के प्रश्न में ही प्रश्न संख्या 58 भी इसी टॉपिक संबंधित था, जिसमें दिया गया था यहाँ यानी इस प्रश्न की व्याख्या, विस्तृत व्याख्या हम जो है इसके पार्ट में यानी ज्योग्राफी वाले पार्ट में कर चुके हैं। हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा इसको देखते हैं तो 58 नंबर भी इसी प्रश्न की व्याख्या संबंधित था, यानी एसडीजी लक्ष्य दिए गए और संबंधित क्षेत्र जो था, तो इसका आंसर जो है अभी हमने इसकी विस्तृत व्याख्या की है। प्रश्न संख्या दिया गया था उसके संदर्भ में प्रश्न संख्या जो 111 था इसी प्रश्न का उसमें दिया गया है और 58 भी सेम उसी से मिलता जुलता है। तो इसमें जो था एसडीजी 10 जो है वो असमानताओं में कमी को हमने देखा था। इसके बाद जो है एसडीजी 13 जो है यह जलवायु परिवर्तन संबंधित है। और एसडीजी 14 जो है यह जल के नीचे जीवन संबंधित है। और एसडीजी 15 जो है भूमि पर जीवन से संबंधित है। इसका आंसर था वो डी था। इस टॉपिक में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखें तो इसमें 118 नंबर है। इसमें है मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में लिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है? तो इसमें पहला है मेक इन इंडिया प्रोग्राम वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना था, निवेश को सुगम बनाना है। इसका सही उत्तर का चयन करना है। इसमें पहला था दूसरा दोनों ही सही है, यानी दोनों ही कथन सही है कि इसका जो शुरुआत की गई थी प्रारंभ 2014 में किया गया था और उद्देश्य इसमें जो दिया गया है कि भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना था, निवेश को सुगम बनाना, यानी दोनों ही इसके सत्य हैं मेक इन इंडिया के संदर्भ में। इसकी व्याख्या देखते हैं तो देश में ही विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देकर रोजगार सृजन जैसे बहुउद्देशीय लक्ष्यों को लेकर के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की। मेक इन इंडिया अभियान के पीछे मुख्य उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था के 25 क्षेत्रों में रोजगार सृजन और कौशल संवर्धन करना है।
इसमें देखें तो इसके अलावा ग्लोबल डिजाइन व विनिर्माण हब के रूप में परिवर्तित करना भी इसका लक्ष्य। भारत में न केवल विनिर्माण बल्कि अन्य क्षेत्रों में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया मेक इन इंडिया कार्यक्रम 4 स्तंभों पर आधारित है। पहला स्तंभ है नई कार्यविधि, दूसरा नया बुनियादी ढांचा, तीसरा है नए क्षेत्र, चौथा जो है नई सोच। 4 स्तंभ पर जो है मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो मेक इन इंडिया सप्ताह भी आयोजन किया गया। इसमें 3 से 8 फरवरी 2016 यानी इंपॉर्टेंट है कि ये फरवरी में ही होता है। 2016 के दौरान जो है प्रथम मेक इन इंडिया सप्ताह का आयोजन मुंबई में किया गया। मेक इन इंडिया सप्ताह के दौरान जो महत्वपूर्ण आयोजन हुआ उसके बारे में चर्चा की गई। तो यहाँ पर ही जाना है कि मेक इन इंडिया सप्ताह मनाया जाता है और ये फरवरी महीने में 3 से 18 फरवरी के बीच जो होता है यह सप्ताह मनाया जाता है। और प्रथम जो मनाया गया था यह 2016 मनाया गया था। इसकी शुरुआत की गई थी 2015 में। शुरुआत जो है 25 सितंबर 2014 की गई थी और उसके 2 साल बाद जो है इसके मेक इन इंडिया सप्ताह मनाने का आयोजन किया गया था। इस टॉपिक के संबंध अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखें तो इसमें जो है लिखा है बिम्स्टेक के संदर्भ में में से कौन सा कथन सही। तो पहला पीएम नरेंद्र मोदी ने 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन को 30 मार्च 2022 को संबोधित किया, ये सही है। 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने की थी, ये गलत है क्योंकि इसकी अध्यक्षता श्रीलंका ने की थी, क्योंकि इसका आयोजन श्रीलंका में किया गया था। तो इसका जो डी यानी केवल एक सही है। अब इस प्रश्न की विस्तृत व्याख्या समझते हैं। तो हाल ही में बिम्स्टेक का मतलब जो होता है, इसका हिंदी रूप देखें तो बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल। बिम्स्टेक का पूरा रूप है। समूह का 5वां शिखर सम्मेलन कोलंबो यानी श्रीलंका में आयोजित किया गया। बिम्स्टेक के देखें सदस्य देशों में देखें तो क्रमशः नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, भारत है, इसके बाद श्रीलंका है और इसमें देखें तो ये आपका जो है म्यांमार और थाईलैंड भी हैं बिम्स्टेक के सदस्य देशों में। यानी बे ऑफ बंगाल के ये सारे सदस्य देश बिम्स्टेक देश हैं। यानी सदस्य देशों के बारे में देखें तो बिम्स्टेक में बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं। कुल मिलाकर इसमें 7 सदस्य जो है शामिल हैं, यानी 7 देश शामिल हैं। माध्यम से भी हमने देखा कि 7 देश इसमें शामिल है। 5 तो भारत के निकटतम पड़ोसी देश ही हैं, जैसे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका, और इसमें इंडिया जोड़ लिया जाए 5 हो गए। और इसके बाद म्यांमार और थाईलैंड जो है ये दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं। और इसमें देखें तो शिखर सम्मेलन की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो बिम्स्टेक चार्टर था। बिम्स्टेक चार्टर हस्ताक्षर शिखर सम्मेलन का मुख्य परिणाम था। चार्टर के सभी सदस्य 2 वर्ष में एक बार मिलते हैं, यानी 2 वर्ष के अंतराल पर होता है। तो 2022 में किया गया, नेक्स्ट 2024 में होगा। चार्टर के साथ बिम्स्टेक का एक अंतर्राष्ट्रीय अस्तित्व के साथ इसका एक प्रतीक चिन्ह एवं झंडा भी है। बिम्स्टेक है इसका औपचारिक रूप सूचीबद्ध उद्देश्य और सिद्धांत है। संगठन के औपचारिक ढांचे विकास के क्रम में सदस्य देशों के नेताओं और समूह के काम काज को 7 खंड में विभाजित करने पर सहमति व्यक्त की, जिसमें भारत सुरक्षा स्तंभ का नेतृत्व प्रदान करता है। भारत जो इसमें है भारत सुरक्षा स्तंभ का नेतृत्व प्रदान करता है इसमें 7 स्तंभों में, और 7 इसमें देश शामिल हैं। और विस्तार से देखें तो बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है जिसके 7 सदस्य हैं। इसमें सदस्यों के साथ है, जिसमें से 5 दक्षिण एशिया से हैं, जिसको हमने देखा बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और दक्षिण श्रीलंका शामिल है, तथा 2 म्यांमार और थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया शामिल है। यह उप क्षेत्रीय संगठन वर्ष 1997 बैंकॉक घोषणा के माध्यम से अस्तित्व में आया था। बैंकॉक घोषणा के थाईलैंड में जो बैंकॉक है, बैंकॉक है, उसके घोषणा पत्र द्वारा 1997 में जो बिम्स्टेक की स्थापना की गई थी। दुनिया की 21.7% आबादी और 3.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के साथ बिम्स्टेक आर्थिक विकास की प्रभावशाली इंजन के रूप में उभरा है। बिम्स्टेक का जो सचिवालय वो ढाका में है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो है सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल जो कॉर्पोरेशन है, सार्क है, इसमें जो है 8 मेंबर हैं और इसकी जो स्थापना 8 दिसंबर 1985 को की गई थी। और इसी के अंतर्गत जो है साप्टा बनाया गया था, यानी व्यापार के लिए, साउथ एशियन व्यापार के लिए। और साप्टा जो हुआ था वह 1 जनवरी 2006 को अस्तित्व में आया था। तो इसका जो सार्क का जो यहाँ देखा हमने कि सचिवालय ढाका में है, तो सार्क का सचिवालय जो है नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। सार्क की स्थापना अभी हमने देखा 1985 में हुआ है, जबकि बिम्स्टेक का हमने देखा 1997 में बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा इसका अस्तित्व आया था। आगे इसमें देखें तो संस्थागत तंत्र इसमें क्या है, यानी बिम्स्टेक द्वारा जो सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं उसमें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन होता है जो द्विवार्षिक होता है। इसके बाद मंत्री स्तरीय बैठक इसमें आयोजित की जाती है, फिर वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आयोजित की जाती है। इसके बाद बिम्स्टेक वर्किंग ग्रुप का आयोजन होता है, फिर व्यापार मंच और आर्थिक मंच का भी आयोजन किया जाता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट है गुजरात सिद्धांत पूछा जाता है। गुजरात सिद्धांत किससे संबंधित है? बिम्स्टेक से संबंधित है, चूंकि बिम्स्टेक एक भारत प्रधान ब्लॉक है। इस संदर्भ में भारत गुजरात सिद्धांत का पालन कर सकता है, जो द्विपक्षीय संबंधों में समव्यवहार हेतु मार्गदर्शन प्रदान करता है। इसमें इंपॉर्टेंट है कि गुजरात सिद्धांत क्या है, तो बिम्स्टेक से संबंधित एक सिद्धांत है। ये गुजराल जो हैं इनको हम जानते हैं कि ये इंद्र कुमार गुजराल थे, जो भारत के 15वें प्रधानमंत्री थे। इंद्र कुमार गुजराल, जिनका कार्यकाल 1997 से 1998 तक था। इन्हीं का ये गुजराल सिद्धांत बिम्स्टेक संबंधित है। हम जानते हैं कार्यकाल के हिसाब से वर्तमान में जो भारत के 21वें प्रधानमंत्री हैं वह नरेंद्र मोदी, जिनका कार्यकाल 2019 से 2024 तक के लिए है। अर्थात 18वीं जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, 18वीं लोकसभा का चुनाव 2019 में किया गया था, उसमें जो है भारत के प्रधानमंत्री जो बने थे वो नरेंद्र मोदी बने थे, और ये कार्यकाल के हिसाब से 21वें भारत के प्रधानमंत्री हैं। और यह जो 2019 में कराया गया था आम चुनाव, वह 18वीं लोकसभा का गठन किया गया था। उसमें जो ओम बिरला जो हैं वह लोकसभा अध्यक्ष बनाए गए हैं। ओम बिरला जो हैं यह 18वें जो हैं लोकसभा अध्यक्ष भी हैं 18वीं विधानसभा के। सॉरी 18वीं लोकसभा के लिए जो है ओम बिरला 18वें जो है लोकसभा अध्यक्ष हैं, जिनका कार्यकाल 2019 से यानी अब तक 2024 के लिए होगा।
और इसमें जानकारी देखें तो भारत के प्रधानमंत्री ने वर्ष 2014 में यानी अपने प्रथम कार्यकाल में जब इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी तो अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की तर्ज पाकिस्तान से दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी 7 देशों को अपने शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया था। प्रधानमंत्री ने नवंबर 2014 में काठमांडू में 18वें सार्क शिखर सम्मेलन में भाग भी लिया था। हालांकि अक्टूबर 2016 से उरी हमले यानी भारतीय सैन्य अड्डे पर के बाद भारत ने बिम्स्टेक को नए सिरे से बढ़ावा दिया जो लगभग 2 दशकों से अस्तित्व में था, लेकिन बड़े पैमाने पर से नजरअंदाज कर दिया गया। गोवा में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के साथ पीएम ने बिम्स्टेक नेताओं के साथ एक आउटरीच शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी की थी। और इसमें देखें तो बिम्स्टेक देशों ने नवंबर 2016 में इस्लामाबाद में होने वाले सार्क शिखर सम्मेलन के बहिष्कार था भारत के आह्वान का समर्थन किया था। परिणाम स्वरूप सार्क शिखर सम्मेलन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। इस टॉपिक में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखें तो इसमें जो दिया है वो 124 नंबर यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गेट स्कैंडल क्या है, तो इसका आंसर बी है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 मापदंडों के उल्लंघन से संबंधित है। हम जानते हैं कि वर्तमान में जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं वो ऋषि सुनक हैं, यानी जो ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी है उसके नेता ऋषि सुनक जो यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। साथ ही वह जो है ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट रूप से देखेंगे तो ऋषि सुनक ने संसद में भगवत गीता पर एक शायर से सांसद के रूप में शपथ ली थी। ऐसा करने वाले वो ब्रिटेन के पहले सांसद थे। उनके माता पिता दोनों भारतीय मूल के हैं। सुनक के माता पिता फार्मासिस्ट हैं और 1960 के दशक में पूर्वी अफ्रीका से यूके चले गए थे। सुनक के पिता यशवीर सुनक राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा के सामान्य चिकित्सक थे और मां उषा सुनक एक केमिस्ट की दुकान चलाती थी। और ऋषि सुनक ने इन्फोसिस प्रमुख नारायण मूर्ति की बेटी अक्षता मूर्ति से शादी की है। उनकी 2 बेटियां हैं, कृष्णा और अनुष्का। ऋषि सुनक अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ अक्सर अपने ससुराल वालों से मिलने बेंगलुरु जाते हैं, अर्थात इनका ससुराल जो है बेंगलुरु में है। साथ ही इसमें इंपॉर्टेंट है कि ऋषि सुनक जो है ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के और पहले गैर श्वेत प्रधानमंत्री हैं। वे 28 सितंबर को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया। इन्होंने 28 सितंबर 2022 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में अपने पद की शपथ ली। इनके पूर्व जो थे यानी लिज ट्रस यानी प्रधानमंत्री थी, यानी ऋषि सुनक से पहले जो है लिज ट्रस प्रधानमंत्री के रूप में अपने इस्तीफा का ऐलान किया था। इसके बाद सत्ताधारी दल इस साल तीसरे प्रधानमंत्री को चुनने में जुटा था। यानी 20 अक्टूबर 2022 को पद छोड़ने वाली ट्रस्ट ने सुनक को कंजर्वेटिव पार्टी के नेता और यूके के अगले प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने पर बधाई दी। और भारतीय मूल के जो ऋषि सुनक हैं वह 42 वर्षीय हैं, यानी इनकी एज जो है 42 वर्ष की है। ऋषि सुनक का जन्म जो है 12 मई 1980 को ब्रिटेन के साउथहैम्पटन में हुआ था। उनकी मां का नाम उषा सुनक और पिता का नाम यशवीर सुनक था। इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। वो 3 भाई बहनों में सबसे बड़े। उनके दादा दादी पंजाब के रहने वाले थे। 1960 में वो अपने बच्चों के साथ पूर्वी अफ्रीका चले गए थे। बाद में यहीं से उनका परिवार इंग्लैंड शिफ्ट हो गया। इस टॉपिक समेत अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखें तो इसमें 133 नंबर इसमें कह रहा है मार्च 2022 में असम मेघालय सीमा विवाद, यानी मार्च 2022 में असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने हेतु समझौते ब्लैंकेट में से किसने हस्ताक्षर किए? इसका आंसर सी असम था, मेघालय के मुख्यमंत्री। इसमें देखते हैं तो असम और मेघालय के बीच सीमा को लेकर समस्या तब शुरू हुआ जब मेघालय ने पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 को चुनौती दी। इसके तहत मिकिर हिल्स अथवा वर्तमान में कार्बी आंगलोंग जिले के खंड 1 और 2 असम को सौंप दिए गए थे। इसमें मेघालय का तर्क है कि जब वर्ष 1835 में दोनों खंडों को अधिसूचित किया गया था तब ये दोनों खंड तत्कालीन संयुक्त खासी और जयंतिया हिल्स जिले का हिस्सा थे। इसके बाद असम और नागालैंड भी डिस्प्यूट रहा है, लेकिन अभी हाल ही में जो यहाँ प्रश्न की चर्चा हम कर रहे हैं कि मार्च 2022 में असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने के लिए समझौते में से किसने हस्ताक्षर किए? इसमें असम था, मेघालय के मुख्यमंत्री शामिल थे। अब विवाद का कारण हमने यहाँ पर देखा। भारत में बॉर्डर वार्स को देखें तो इसमें जो है लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के बीच का यह बॉर्डर वार दिखाया गया। इसके बाद हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच में भी है। इसके बाद असम के साथ देखें तो असम के साथ जो 5 राज्यों के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है, जैसे असम अरुणाचल प्रदेश के भी डिस्प्यूट है। इस पर अभी हाल ही में 2023 में इस पर समझौता किया गया। इसको देखते हैं आगे। असम और नागालैंड डिस्प्यूट था। इसके बाद जो असम मिजोरम, असम मेघालय, यहाँ पर चर्चा जो हम कर रहे हैं असम और मेघालय की चर्चा करें, जिसमें मार्च 2022 में इसमें समझौता ज्ञापन किया गया। और मार्च 2023 में लेटेस्ट जो है यह असम और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बीच जो समझौता किया गया, यानी गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन किया असम और अरुणाचल प्रदेश से। ये 2023 का न्यूज़ है, लेटेस्ट अपडेट है इस रूप में। और जो ये है दिया गया जो प्रश्न है यह मार्च 2022 का दिया है, तो इसमें असम मेघालय जो डिस्प्यूट बॉर्डर डिस्प्यूट था इसमें समझौता ज्ञापन किया गया। वहाँ के मुख्यमंत्रियों ने इस पर समझौता का हस्ताक्षर किया। और इसके बाद कर्नाटक महाराष्ट्र में भी डिस्प्यूट है, तो यह मैप के माध्यम से जानकारी हुई। अब इसमें देखें तो 20 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के शांत और समृद्ध पूर्वोत्तर के विजन को साकार करने की दिशा में आज यानी 20 अप्रैल 2023 केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की उपस्थिति में नई दिल्ली में असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच वर्षों से लंबित अंतर्राज्यीय सीमा विवाद के निपटारे के लिए ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। नॉर्थ ईस्ट में पूरी तरह शांति स्थापित करने मोदी सरकार के एक और अहम कदम के तहत इस महत्वपूर्ण समझौते पर असम और अरुणाचल प्रदेश मुख्यमंत्री ने हस्ताक्षर किए। इंपॉर्टेंट इसमें है, इसमें जो है असम और अरुणाचल प्रदेश मुख्यमंत्री ने हस्ताक्षर किए और इसमें उपस्थिति जो रही वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में नई दिल्ली में किया गया। तो ये 2023 का भी है, वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट के रूप में। और इस अवसर पर जो इसमें उपस्थित थे केंद्रीय कानून मंत्री श्री किरेन रिजिजू, केंद्रीय गृह सचिव और केंद्र और दोनों राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। यह जो है 20 मार्च 2023 के लिए यह हुआ है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है इस प्रश्न के अपडेशन के लिए। इस टॉपिक में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखें तो इसमें 140 नंबर है। वर्ष 2022 के प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन विश्व में सबसे ऊपर रहा? तो इसका आंसर ए यानी चीन। इसको अपडेट करते हुए देखें तो मार्च 2023 क्रूड स्टील प्रोडक्शन टॉप 10 स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री देखें मार्च 2023 मिलियन टन में है, तो चाइना इसमें फर्स्ट पोजीशन पर है 2023 में, और सेकंड पोजीशन पर इंडिया है 2022 में सेकंड पोजीशन था, और थर्ड जो है जापान है, यह 2022 में भी थर्ड पोजीशन था। तो यह अपडेट इसका है। इसमें देखें तो वर्तमान में सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश
इस्पात उत्पादक देश चीन है, जिसका विश्व के इस्पात उत्पादन का 57% हिस्सा यानी आधे से अधिक हिस्सा है। टॉपिक समय अगला और अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं 2022 के लिए। तो इसमें 149 नंबर है। इसमें लिखा है 2022 और 2026 में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें है जुलाई अगस्त 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा, सही है। 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा, ये भी सही है। दोनों कथन सही है। इसको अपडेट करते हुए देखते हैं। तो 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022, इसमें 22वें राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम 2022 का आयोजन 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 को इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ। राष्ट्रमंडल के लगभग सभी सदस्य देशों यानी 72 देश राष्ट्रमंडल में, कुल देश 72 देशों संख्या पूछेगा इसमें। तो 72 की 5000 से अधिक खिलाड़ी 4 वर्ष के अंतराल होने वाले खेलों में शामिल थे। 20 खेलों के 280 प्रतिस्पर्धा खेलों में शामिल थे। महिलाओं के क्रिकेट को पहली बार ही राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल किया गया था। एक खिलाड़ी के रूप में एक बुल, जिसे पैरी नाम दिया गया था, इन खेलों का शुभंकर यामस्कर था। इन खेलों की पदक तालिका में देखें तो 67 स्वर्ण, 57 रजत व 54 कांस्य सहित 178 पदक जीते ऑस्ट्रेलिया से स्थान रहा, जबकि 57 स्वर्ण, 66 रजत, 53 कांस्य पदक सहित कुल 176 पदकों के साथ इंग्लैंड दूसरे, तीसरा व चौथा स्थान क्रमशः कनाडा और भारत का, भारत का चौथा स्थान रहा, कनाडा का तीसरा स्थान रहा। भारत ने इस खेलों में भाग लेने के लिए 245 खिलाड़ियों को भेजा था, जिसमें 108 पुरुष, 107 महिला खिलाड़ी शामिल थे। 12 खेलों के विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में भारतीयों ने हिस्सा लिया। और इसमें देखें भारत के बारे में, तो इन खेलों में 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य सहित कुल 61 पदक जीतकर भारत चौथे स्थान पर पदक तालिका में स्थान प्राप्त किया। इससे पूर्व पिछले 2018 के गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल खेलों में 26 स्वर्ण सहित कुल 66 पदक भारतीय खिलाड़ियों ने जीते थे। गोल्ड कोस्ट में भारत ने 16 पदक, 7 स्वर्ण, 4 रजत, कांस्य पदक निशानेबाजी में ही जीते थे, जबकि निशानेबाजी बर्मिंघम खेलों में शामिल नहीं थी। इस दृष्टि से बर्मिंघम खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन गोल्ड कोस्ट से बेहतर ही कहा जा सकता है। इसमें देखें तो भारतीय मुक्केबाजी संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश भंडारी भारतीय दल के प्रमुख यानी चीफ डी मिशन बनाए गए थे। इसमें पदक तालिका देखें तो पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है, इस पर चर्चा हम कर चुके हैं कि 178 पदक जीता है, और चौथे स्थान पर अपना भारत है जो 61 पदक जीता है, जिसमें 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक हैं। और इसके बाद इंपॉर्टेंट है 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 में ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में विभिन्न शहरों में आयोजित किए जाएंगे। इसी पर आधारित प्रश्न भी था, दूसरा पार्ट यही था प्रश्न का, तो ये भी इंपॉर्टेंट है इसमें कि जो नेक्स्ट का मतलब 23वां जो है राष्ट्रमंडल खेल 2026 में ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया के विभिन्न शहरों में आयोजित किए जाएंगे। इसमें भारत की तरफ से इंपॉर्टेंट देखें तो अजंता शरत कमल, ये अनुभवी शरत कमल ने 22वें राष्ट्रमंडल खेलों के टेबल टेनिस प्रतियोगिता में 3 स्वर्ण, 1 रजत जीतकर भारत की ओर से विशेष उपलब्धि अर्जित की। शरत ने पुरुष एकल स्पर्धा, पुरुष युगल स्पर्धा मिश्रित टीम का स्वर्ण पदक जीता। के बारे में जानने की अचंता शरत कमल जो है हाल ही में भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार यानी ध्यानचंद्र खेल रत्न 2022 यानी अचंता शरत कमल जो है, इन्हीं को 2022 का जो ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही राष्ट्रमंडल खेल 2022 के सर्वश्रेष्ठ भारतीय खिलाड़ी अचंता शरत कमल को नवंबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग में पहले भारतीय सदस्य के रूप में भी चुना गया। आयोग में 4 महिला और 4 पुरुष खिलाड़ी, जिसमें से 2 पैरा एथलीट भी हैं। आयोग कार्यकाल 2022 से 2026 तक रहेगा। में देखें तो संकेत सरगर बर्मिंघम में पदक सिल्वर जीतने वाले पहले भारतीय थे, वहीं मीराबाई चानू स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय थी। इसमें हॉकी की प्रतियोगिता देखें राष्ट्रमंडल खेलों में, तो राष्ट्रमंडल खेलों में हॉकी में जो भारत है पुरुषों के हॉकी में भारत जो है सिल्वर मेडल जीता, और महिला वर्ग में जो है कांस्य पदक जीता। जबकि पुरुष वर्ग में हॉकी में स्वर्ण पदक ऑस्ट्रेलिया, सिल्वर मेडल भारत और कांस्य पदक इंग्लैंड था। और महिला वर्ग में देखें तो गोल्ड मेडल इंग्लैंड और सिल्वर मेडल जो है ऑस्ट्रेलिया और ब्रॉन्ज मेडल जो है भारत को मिला था। और इसमें देखें तो महिला क्रिकेट में भारतीय टीम ने रजत जीता, जबकि स्वर्ण व कांस्य पदक क्रमशः ऑस्ट्रेलिया यानी गोल्ड मेडल जो ऑस्ट्रेलिया जीता, और जो कांस्य पदक न्यूजीलैंड जो है। पहली बार जो है महिला क्रिकेट टीम को इसमें शामिल किया गया था, और इसमें भारतीय महिला टीम ने इसमें सिल्वर मेडल जीता। और इसमें देखें तो 28 जुलाई को जो उद्घाटन किया गया 22वें राष्ट्रमंडल खेल का, इसमें भारतीय दल की ध्वजवाहक जो थी वो पीवी सिंधु और हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह थे। जबकि टेबल टेनिस में 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले शरत कमल तथा मुक्केबाजी स्वर्ण जीतने वाले निकहत जरीन 8 अगस्त को समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक थे। जो कुछ महत्वपूर्ण आगामी प्रतियोगी जो आपके हैं प्रस्तावित खेल आयोजन हैं आगामी, उसके बारे में देखते हैं। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट को देखते हैं। तो इसमें जो है आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्व कप 2023 यानी ओडीआई 2023 जो होगा यानी इस साल होगा, वो भारत में खेला जाएगा, तो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद और इसमें दिए गए हैं, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट देखें, और इसमें जो महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 भारत में आयोजित किया गया था। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 भी भारत में आयोजित किया गया था। इसके बाद जो है आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2025 भारत में आयोजित किया जाएगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट इसमें पहले हॉकी 5 विश्व कप 2024 जो पुरुष और महिला दोनों का आयोजन किया जाएगा। ये पहला है, यह ओमान में आयोजित किया जाएगा, पहला, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद सारे इसमें दिए गए हैं। तो इसमें देखें नेक्स्ट है 33वां ग्रीष्मकालीन खेल 2024 जो है पेरिस फ्रांस में होगा, और 34वां जो होगा इस तरह का 2028 लॉस एंजलिस में होगा, 35वां जो होगा इस तरह का 2032 ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा, और 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 मिलान और कार्टिका इटली में होगा। और इसके बाद चौथा शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल 2024 दक्षिण कोरिया में होगा, चौथा ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेल 2026 डकार सेनेगल में होगा। इसके बाद 23वां राष्ट्रमंडल खेल हमने देखा 2026 विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा, और 20वां एशियाई खेल 2026 नागोया जापान में होगा, 21वां एशियाई खेल 2030 दोहा कतर में होगा, 22वां एशियाई खेल 2034 रियाद सऊदी अरब में होगा। इसके बाद तीसरा संस्करण खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 उत्तर प्रदेश में, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपी स्पेशल के अंतर्गत कि तीसरा संस्करण खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ होगा, उत्तर प्रदेश में होगा। और इसमें देखें तो 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 गोवा में, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 भारत में। इसके बाद पुरुष एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 नई दिल्ली में। तो इस तरह से सारे इंपॉर्टेंट रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।